नमस्कार, सस्य श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ पुरानी बातों के साथ प्रदेश के नई बातों के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री हरेंद्र नाथ चंद्रवंशी जी। हरेंद्र नाथ जी, आपका सस्य श्यामला न्यूज़ चैनल में स्वागत का भी बहुत बहुत स्वागत और सस्य श्यामला के दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। और इस चैनल को हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छा करें। आप सावरकर विचार को मानते हैं, सावरकर विचार के धारा के पोषक रहे हैं और उनके लिए एक पार्टी थी हिंदू महासभा। उस हिंदू महासभा की आज स्थिति क्या है, उस पर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक अगर राष्ट्रवादी हो और वो सावरकर को ना माने, ये हो ही नहीं सकता है। सावरकर जी एक प्रतिबिंब थे, एक आइकॉन थे राष्ट्रवादियों का, और उनके दिशा निर्देश पे एक राजनीतिक संगठन बना हिंदू महासभा। तत्कालीन जो भी कारण रहा, उस समय आवश्यकता था बनाने का, बनाए, उनके कहने पर बना। और हिंदू महासभा तब और अब में बहुत अंतर है। उस समय राष्ट्रवादियों का एक सोच था देश को किसी प्रकार स्वतंत्र करना, राष्ट्र को सर्वोच्च स्थान पर ले जाना। समय के अनुसार कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ नए लोग आए, जुड़े, तो तत्कालीन कारण जो भी रहा, लेकिन फिर बाद में जनसंघ बना। उन्हीं से निकलकर कुछ जनसंघ बना, जनसंघ के बाद फिर भाजपा बना। तो समय के अनुसार परिवर्तन हुआ। विचार वही है जो सावरकर जी का विचार था। आज भाजपा में भी लोग सावरकर को मानते हैं और सावरकर जी का जो विचारधारा रहा उस समय, आज भी लोग उनके विचारधारा को मानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हिंदू महासभा गौन होने का सबसे बड़ा कारण आज आंतरिक कलह और अंदर में बहुत सारी समस्याएं हैं हिंदू महासभा में। उस विषय पे हमें जाना भी नहीं है, लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन हुआ। उस समय की आवश्यकता थी हिंदू महासभा, आज की आवश्यकता भाजपा है, देश को भी, राष्ट्र को भी और आम नागरिकों को भी। सावरकर जी को लोग आए दिन माफ़ी वीर और न जाने किन किन गलत उपाधियों से संबोधित करते हैं। इस पर आप उन संबोधनकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माफ़ी मांगना और ये पता नहीं कहाँ कौन लेटर में लिखा, उनके द्वारा लिखा गया और लोग उसको हाईलाइट किए। भाई, लेटर उस समय जो लिखा जाता था ना, तो नीचे में जो आज हम आपका आज्ञाकारी, योर ओबीडियंट, ये सब लिखते थे, उस समय का एक अलग लैंग्वेज था जिसमें सावरकर जी ही नहीं, गांधी जी भी लिखते थे वो भाषा। तो क्या वो माफ़ी मांग रहे थे या वो अपने आप को समर्पित थे? या हो सकता है गांधी जी समर्पित हो भी, लेकिन वो लेटर का एक भाषा है। हम भी पढ़ते थे तो हमें एक रटाया जाता था अंग्रेजी में लेटर, और हम लोग वही लिखते थे। तो वो एक भाषा है। इसका मतलब माफ़ीनामा नहीं हुआ। कहाँ माफ़ीनामा? कोई माफ़ी मांगने के बाद भी 2 बार आजीवन कारावास और मृत्युदंड, एक मात्र क्रांतिकारी जिनको 2 बार मृत्युदंड का सज़ा मिलेगा माफ़ी मांगने के बाद, और जो वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो क्या वो माफ़ी नहीं मांगे थे? तो ये सब अनर्गल बातें हैं। सावरकर जी के विचारधारा जो हिंदुत्व को लेकर के था, राष्ट्र को लेकर के था, उस समय का सोच और
आज भारत में सावरकर का विचार कितना प्रासंगिक हो सकता है? देखिए, सावरकर जी का विचारधारा उस समय भी वही था, आज भी वही है। थोड़ा परिवर्तन होता है समय के अनुसार। एक छोटा सा एग्जाम्पल, तब किसी व्यक्ति के मृत्यु पर लोग लकड़ी पे जलाते थे, आज मशीन पे भी जलाने लगे हैं, जलता तो है ना। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल मैंने दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि सावरकर जी के विचारधारा पे कोई समझौता किया है, आज भी वही है। हाँ, थोड़ा परिवर्तन हुआ होगा, वो समय के अनुसार है। चूँकि हमें जो लड़ाई लड़ना है जिससे, वो केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व उससे उलझा हुआ है, लड़ रहा है। तो वहाँ पर थोड़ा सा रणनीति परिवर्तन हुआ है। तो रणनीति परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि लोग उनके विचारों से समझौता कर लिए हैं, सावरकर जी के विचारों से। विचार आज भी वही है, हाँ, रणनीति परिवर्तन हुआ है बस। झारखंड अलग होने से पहले हम लोग पढ़ते थे कि खनिज भरपूर होने के बाद भी बिहार गरीब है। वही स्थिति आज हिंदू महासभा में दिखता है कि पूरे भारत के सभी राज्य मुख्यालयों में हिंदू महासभा के अचल संपत्ति रहने के बावजूद भी महासभा विलुप्त हो गई है। इसका क्या वजह? केंद्रीय नेतृत्व हिंदू महासभा का नेतृत्व करता कोई एक हो तब तो लड़े अपने संपत्ति के लिए। कौन लड़ेगा? आज जिसके पास है राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग अपना संपत्ति पे कब्जा किए हुए, एक संपत्ति है अलग बाउंड्री करके, एक अलग है, दूसरे अलग हैं। वही हाल सभी राज्यों में है, सभी प्रदेश कार्यालय का वही हाल है। जो जिसके हाथ लगा, और वो संगठन को खड़ा नहीं करना चाहता है इसलिए कि भाई संपत्ति में बंटवारा ना हो जाए। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी केंद्र में, तो एक अध्यादेश जारी हुआ कि जो अल्पसंख्यक विद्यार्थी विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे उनको सरकार बिना ब्याज का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराएगी। लेकिन बहुसंख्यकों के लिए ऐसी सुविधा मुहैया नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समस्या पूरे विश्व को किससे है, तो किसी ना किसी को सुधारने के लिए जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। हाँ, उनका एक प्रयास था, आज 10 वर्षों के बाद भी उसका रिज़ल्ट शून्य है। तो अब कहाँ कहीं निकलता है कि भाई वहाँ ऋण दिया जा रहा है, वहाँ ब्याज दिया जा रहा है, वहाँ शिक्षा के लिए अमुक योगदान किया जा रहा है। तो एक प्रयास था, नहीं सुधरा, स्थिति वही है, तो आज वो चीज़ धीरे धीरे गौण हो गया। भाई प्रयास तो पहले करना ही है। समस्या का समाधान के लिए जो प्रथम कारण है उसे ढूंढकर लोग करते हैं प्रयास, नहीं तो फिर दूसरा उपाय, तीसरा उपाय। मोदी जी भी शायद वही कर रहे हों, वही सोच रहे हों। मोदी जी के सरकार में आने से पहले IAS IPS की जो परीक्षाएं होती रही उसमें अरबी फारसी से परीक्षा देने की सुविधा नहीं थी, लेकिन इन्होंने इस सुविधा दिया और इस सुविधा के बाद बहुत सारे अरबी फारसी के विद्यार्थी IAS IPS बने हैं। इससे बहुसंख्यकों को क्या नुकसान हो सकता है आगे चल करके, इस पर आप अपना। समस्या हो सकता है, लेकिन उत्तर हमारा वही है पहले वाला कि प्रथम प्रयास किया गया कि सुधर जाए। शायद नहीं सुधरेंगे तो फिर इसका उपाय है, बहुत सारा उपाय है, और हमें पूरा विश्वास है मोदी जी उस उपाय का निदान करेंगे, वो समस्या का समाधान करेंगे। बिहार में भी 2005 से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी, बिगड़ी, फिर बनी, फिर बिगड़ी। अभी भी वर्तमान सरकार आपके समर्थन से चल रही है, लेकिन बिहार की एक मूल समस्या पलायन है, शिक्षा का पलायन, रोजी रोजगार के नाम पर पलायन। लोग बाहर जा कर के जलील हो रहे हैं बिहारी के नाम पर, लेकिन फिर भी हमारी बिहार सरकार
जिसमें आप भी हैं, वो इस पर कोई रास्ता नहीं बना रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त करते हैं केवल और केवल राष्ट्र निर्माण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। अन्य पार्टियां क्या करती है तो ये जग जाहिर है, लेकिन हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम सरकार में भागीदारी बनकर अगर किसी को स्वतंत्र छोड़ दें, ठीक ना, तो जहाँ पर 100% गड़बड़ हो रही है उसे हम आधा तो कर दें। तो आपको लगता नहीं है कि 2014 के पहले जो स्थिति थी आज वो स्थिति है क्या, या 2005 के पहले? हाँ, यहाँ डबल इंजन की सरकार 2014 में बनी, उसके बाद की स्थिति अभी बिहार में देखिए और 2014 के पहले की स्थिति देखिए, अंतर आपको स्पष्ट दिखेगा। डबल इंजन की सरकार तो 2005 में ही बन गई थी आपकी, लेकिन 2005 से 2025 आने को है। इस बीच में विदेशी लोगों का यहाँ पे सम्मेलन भी हुआ था, नीतीश जी और सुशील मोदी जी ने किया था कि धन ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये नहीं दिख रहा कि यहाँ बहुत मतलब गिने चुने भी उद्योग को स्थापित नहीं किया जा सका बिहार में। हाँ, ये कमी रहा है, इस बात को मानना पड़ेगा, ये कमी रहा है। लेकिन आज भी हम लोगों को प्रतीक्षा है, हम भाजपाइयों को प्रतीक्षा है कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिल जाए, और जब तक नेतृत्व हम लोग के हाथ में नहीं आती है तो ये समस्या रहेगा। चूँकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन धर्म भी निभाना है, और जिसका नेतृत्व करता में हम लोग चलेंगे उनको भी लेकर चलना है। जी, आप कल्पना करें कि हम लोग गठबंधन में सरकार तोड़ दें, जैसा कि बीच में 2 वर्ष रहा, तो वो स्थिति जो बिगड़ा, तो अगर उसके लिए लोग तैयार हैं तो फिर ठीक है। 2014 के समय में नीतीश जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का नाम ही उन्होंने चेंज कर दिया था, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। और एक बात और उन्होंने कहा था कि अगर मैं भाजपा में मिलने से बेहतर मिट्टी में मिल जाना पसंद करूंगा। उसके बावजूद भी भाजपा जदयू के साथ सरकार बनाई, इस पर आप क्या कहेंगे? समय समय का है, जब जब उन्होंने बयान दिया तो वो विपक्ष में थे, हम लोग भी विपक्ष में विरोध में थे, साथ में रहे तो एक जैसा रहा नारा। आज स्थिति देखते ही होंगे नीतीश जी का, बहुत सारा चीज़ जिनके साथ वो गए तो उनके साथ गठबंधन धर्म निभा रहे थे, तो भाई लैंग्वेज उनका बोलेंगे ही। आज हम लोग साथ में हैं तो आज हर एक मंच पे मोदी जी का देखते ही होंगे, पैर ही पकड़ते हैं। ये पैर पकड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, कहीं वो भागलपुर का सृजन घोटाला और टीसीडीसी घोटाला का तो वजह नहीं है। अब ये तो जांच का विषय है, ये तो भाई सरकारी बहुत ऊपर का चीज़ है ना, ये तो वो लोग जाने। अभी वर्तमान में 2 राज्य में चुनाव हुआ है, इन दोनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? भाजपा दोनों जगह सरकार बना रही है, इसलिए नहीं कि हम भाजपा में हैं, इसलिए कि लोग अब काम देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, और जो पूरे विश्व में गड़बड़ी मची हुई है, जिसका लोगों से एक डर बना हुआ है, अब लोग समझने लगे हैं इस बात को। इसीलिए ये नारा सभी चीज़ पर भारी रहा कि बटोगे तो कटोगे, और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो ये हर एक नारा पे भारी पड़ा है और इसका असर हुआ है राष्ट्रवादियों पर। आप अपना परिचय दें। मैं हरेंद्र नाथ, भारतीय जनता पार्टी में पटना महानगर अंतर्गत गायघाट मंडल का अध्यक्ष। आप अभी भाजपा नेता हरेंद्र नाथ जी को सुन रहे थे,
इन्होंने हिंदू महासभा से लेकर के जनसंघ और भाजपा की बात को रखा। यहाँ पे नीतीश जी और भाजपा की गठबंधन क्यों है, इस पर भी उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी को किसी खास समुदाय के लोगों के वजह से नीतीश जी के साथ आना पड़ता है, यह बात भी उन्होंने कहा है। आप सत्य श्यामला को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।